हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलएफटी के कुछ पैरामीटर्स जो कि थे आपके टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, बिलिरुबिन या अदर सिंथेटिक फंक्शंस के कुछ पैरामीटर। अभी हम लोग कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में एलएफटी के अंदर पढ़ने वाले हैं जो कि हेपेटिक इंजरी को डिक्टेट करेंगे कि अगर लीवर में कोई इंजरी हो जाती है, हेपेटिक इंजरी यानी कि किसी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस या फिर अल्कोहल की वजह से या एक्सेसिव फैट स्टोरेज की वजह से, कई बार क्या होता है कि हमारा लीवर जो है इंजर्ड हो जाता है, तो उसकी एक्सेस हम कैसे करेंगे। तो उसको जानने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का अमाउंट हम लोग देख करके इन बीमारियों का पता लगाते हैं। ठीक है, तो सीरम एंजाइम्स का डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं वो मेनली किसको एसेस करता है, हेपेटिक इंजरी को। तो मेनली लिवर डिजीज़ में जब भी लिवर में कोई इंजरी होगी तो सबसे पहले जो लिवर एंजाइम्स बनाता है उनके अमाउंट में ऑल्ट्रेशन आ जाएगा, यानी एक या तो किसी भी एंजाइम का अमाउंट कम हो जाएगा, इससे हमें पता चलेगा, और या तो किसी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लीवर डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन की तरह ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से एंजाइम्स देखते हैं। पहला है आपका सीरम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, या इसी को SGOT बोलते हैं, और इसी को पहले के टाइम पर SGOT बोलते थे, बट अभी क्या है, इसको AST बोलते हैं। और इसी के अलावा एक और एंजाइम है सीरम एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, इसको ALT बोलते हैं, और पहले के टाइम पे इसको SGPT बोलते थे। ठीक है, एक और एंजाइम है सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज या फिर ALP, और एक नेक्स्ट है ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज या फिर GTT एंजाइम। एक और है जो कि लीवर की डिजीज़ के बारे में बताता है, 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम या 5NT, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो क्योंकि इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन मेनली लिवर में ही होता है, इस वजह से जब भी लिवर में कोई डैमेज या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसका अमाउंट जो है अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अब इस एंजाइम्स में कितना एलिवेशन हो रहा है, यानी एंजाइम्स का अमाउंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये डिपेंड करता है कि हेपेटिक डैमेज कितना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में ये बढ़ता है। पहला एंजाइम है सीरम अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ठीक है, अमाइनो ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स जो होते हैं वो हेपेटोसेलुलर इंजरी के टाइम पर जो है अपना अमाउंट को ऑल्टर करते हैं, और जब एक्यूट हेपेटोसेलुलर इंजरी हो। ठीक है, अब ये क्या है, ये एंजाइम जो है वो एक सिस्टोसोलिक एंजाइम है। ठीक है, और जो AST है, देखो इसमें से जो दो हैं, आपने ALT AST अभी मैंने बताया, GOT SGPT, तो जो ALT है यानी कि SGPT वो एक सिस्टोसोलिक एंजाइम है। ठीक है, और दूसरा जो AST है वो सिस्टोसोलिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम दोनों है। इसका मतलब क्या है, सिस्टोसोलिक या साइटोसोलिक मीन्स कि ये इसका जो एक्शन है, जो ये जहाँ पर ये काम करेगा वो होगा सेल के अंदर का मैट्रिक्स फ्लूइड साइटोसोल, और जो AST काम करता है SGOT जिसको बोलते हैं वो साइटोसोल में भी एक्ट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक्ट करता है, यानी वो दोनों जगह एक्ट करेगा। तो नॉर्मली
जो अमाइनो ट्रांसफेरेजेस हैं, ये दोनों अमाइनो ट्रांसफेरेजेस का मतलब EST एंड ALT दोनों, ठीक है। तो ये सीरम में बहुत कम अमाउंट में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल्स के अंदर मेनली काम करते हैं ना, तो इसलिए इनका सीरम के अंदर अमाउंट जो है नॉर्मली कम रहता है। लेकिन जब भी जो डेथ हो जाएगी लिवर सेल्स की, जब भी डेथ हो या लिवर सेल नेक्रोसिस की कंडीशन में हो, उस टाइम पर इसका अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सेल के अंदर हैं, इनका अमाउंट अगर ब्लड में बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सेल्स में इंजरी हो रही है, या फिर जो लिवर है उसके सेल्स में टिश्यू में डैमेज हो रहा है, ठीक है। ये होता है। और सबसे ज़्यादा जो अभी तक डिक्टेट किया गया, डिनोट किया गया है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट कितना बढ़ सकता है, तो 15 गुना, यानी जितना नॉर्मल इसका अमाउंट होगा उसका 15 टाइम्स मोर अभी तक एलिवेशन देखे गए हैं वायरल हेपेटाइटिस में, ठीक है। तो ये जो है अमाइनो ट्रांसफेरेजेस हैं। अब देखो, नेक्रोसिस अगर लिवर की हो रही है तो वो चाहे इस्कीमिया की वजह से हो, चाहे वो किसी वायरस की वजह से हो, नेक्रोसिस चाहे किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो, अल्कोहल से हो, किसी भी रीज़न से होता है, तो वो नेक्रोसिस को जो है डिक्टेट करेगा। नेक्रोसिस चाहे किसी भी रीज़न से हो। और मॉडरेट जो एलिवेशंस हैं वो 5 से 15 गुना, यानी 5 से 15 गुना एंजाइम, मान लो एंजाइम 5 mg/dl है, तो 15 गुना एंजाइम बढ़ा हुआ रहेगा, तो वो डिक्टेट करेगा नॉर्मली जो इंजरी लिवर में होगी उसको। अगर वो 15 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाए ALT और AST, तो वो क्या डिक्टेट करेगा? सीवियर इंजरी को, यानी कि बहुत ज़्यादा लिवर में डैमेज है, ठीक है। ये एक कंडीशन है। और बाइलरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में कभी कभी जब ऐसा होगा तो थोड़ा बहुत अमाउंट इसका बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट एंजाइम का किस में बढ़ेगा? सिरोसिस में, नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में और कोलेस्टेसिस में, ठीक है। अब इन एंजाइम्स का जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो हमारे लिए किस में हेल्पफुल रहेगा? हेपेटोसेलुलर फॉर्म में देखने में एक जॉइंटिस है या कोई अलग टाइप की डिज़ीज़ की वजह से हुआ है, इसको डायग्नोस करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो AST और ALT ज़्यादातर हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस में बढ़ेंगे, यानी कि अगर प्री हिपैटिक जॉइंटिस है, पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है तो नहीं बढ़ेंगे। ये किस में बढ़ेंगे? मेनली हेपैटिक जॉइंटिस में या फिर कोलेस्टैटिक जॉइंटिस में बढ़ेंगे। इन दोनों में बढ़ सकते हैं, बाकी और किसी में नहीं बढ़ेंगे। अब जो डिटर्मिनेशन हम लोग कर रहे हैं, तो अगर अमाइनो ट्रांसफेरेजेस में किसी एक का भी डिटर्मिनेशन हम कर लें, चाहे ALT का कर लें, चाहे AST का कर लें, तो हमारे लिए वो हेल्पफुल है। लेकिन अगर हमें बेहतरीन तरीके से किसी भी लिवर की डायग्नोसिस करनी है तो उसके लिए जो है बोथ AST एंड ALT दोनों ही ज़रूरी हैं करना, ठीक है। और इनका रेशियो भी हम देख सकते हैं। इनका नॉर्मली जो रेशियो होता है वो 0.7 से 1.4 के बीच में रहता है। तो अगर बहुत ही अच्छे से आपको उसकी डायग्नोसिस करनी है कि जो है इंजरी किस लेवल की है, किस टाइप की है, तो आप इसका रेशियो भी निकाल करके देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ALT और AST किस में इंक्रीज़ होंगे? वायरल हेपेटाइटिस में। जॉइंटिस के पहले अगर वायरल हेपेटाइटिस हुआ है तो जॉइंटिस नहीं हुई उसके पहले क्या हो गए? ALT और AST बढ़ेगा। और जब फिर भी कोई अगर मान लो इस पे ध्यान नहीं देता है, इलाज नहीं कराता है, तब जा कर के उसको जो है अदर सिम्टम दिखते हैं जॉइंटिस के और बिलीरुबिन बढ़ना स्टार्ट होता है।
तो जब बहुत ज़्यादा लिवर में डैमेज होगा उस टाइम पर अमाइनो ट्रांसफरेजेस क्या होंगी, अचानक से गिरेंगे। यानी कि नॉर्मली तो देखो सेरोसिस है, हेपेटोसेलुलर इंजरी है, तो थोड़ा बहुत क्या है इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसमें इंजर्ड हो जाए, डेथ होने लगे लिवर टिश्यूज़ की, फिर लिवर में फाइब्रोसिस होने स्टार्ट हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये एंजाइम जो कि बढ़ रहे थे ये अचानक से घट जाते हैं। उसके बाद में अगला एंजाइम है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, या इसी को बोलते हैं एएलपी। ठीक है, एएलपी में एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टिश्यूज़ लाइक लिवर, बोन्स, इंटेस्टाइन, किडनी एंड प्लासेंटा। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिवर तक सीमित एंजाइम नहीं है, ये इंक्लूड करता है बोन्स, इंटेस्टाइन, किडनीज एंड प्लासेंटा को भी। ठीक है, इन लिवर क्या है ALP, GTT5 एंटी आर लोकेटेड नॉर्मली ऑन कैनिक्युलर सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट। इसका मतलब क्या है कि ये सारे ही एंजाइम्स जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं कि ये नॉर्मली हेपेटोसाइट्स के बीच में जो कैनिलुई पाई जाती हैं उनमें ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाइल एसिड में ये डिज़ोल्व होते हैं हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन में, और फिर ये ब्लड में क्या होते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं। तो ALP का जो मेज़रमेंट आप कर रहे हैं वो किस में हेल्पफुल होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस में। यानी कौन से टाइप की हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस है, उसका लेवल क्या है, इसके लिए हम ये करते हैं। कब कब ALP बढ़ेगा, ALP मेनली आपके हेपेटोबाइलरी डिजीज़ में बढ़ेगा, यानी बाइल डक्ट में अगर कोई स्टोन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तब, और लिवर में कोई इंजरी है तब बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली कितना बढ़ सकता है, कोलेस्टेटिस की कंडीशन में बढ़ेगा, और इसमें ऑलमोस्ट ये नॉर्मल से 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस हैं जब ये इंक्रीज़ होगा, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन जैसा मैंने अभी बोला, बाइलरी सेरोसिस में, स्क्लेरोसिस अगर हो जाए किसी को लिवर में, स्क्लेरोसिस क्या है काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, इनफिल्ट्रेटिव डिजीज़ ऑफ लिवर। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेटस डिजीज़ लाइक TB, अगर लिवर की TB है तो उस कंडीशन में बढ़ेगा। कोई सिस्ट बन गई है, या फिर फाइनल स्टेज इज़ अ कैंसरस स्टेज हो गई है लिवर में, उस कंडीशन में ALP का अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा पैरेन्काइमल डिजीज़ेज़ होती हैं कुछ लिवर की, यानी कि लिवर के सेल्स में कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली वायरल या इन सब की वजह से ना होकर के ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ भी होती हैं, यानी हमारे खुद का इम्यून सिस्टम लिवर पे एक्ट करके उसकी सेल्स को डैमेज कर रहा है, तो ये कंडीशन में भी ये क्या है एंजाइम्स बढ़ेगा। अच्छा, बोन्स की डिजीज़ में क्योंकि जो ALP है, मैंने अभी आपको बताया ALP सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं है, ALP बहुत से ऑर्गन्स में लिवर के अलावा पाया जाएगा। तो बोन्स में भी, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं उसमें भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ होंगी या बोन की ग्रोथ हो रही होगी तो उसमें ALP बढ़ेगा। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ALP ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। ठीक है, ये ज़्यादा देखा जाता है, और
ब्लास्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बीमारी हैं कुछ ऐसी, ऑस्टियोमलाइशिया है, रिकेट्स है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, पागेट्स डिजीज़ है, ऑस्टियोसार्कोमा है, ऐसी कंडीशन में ये बढ़ता है। यानी ALP सिर्फ़ और सिर्फ लिवर की डिजीज़ेज़ को देखने के लिए नहीं होता है, वो अदर कंडीशंस में भी बढ़ता है, जैसे कि बोन की डिजीज़ेज़। और प्लस बच्चों में तो ये बढ़ा हुआ ही रहता है नॉर्मल से ज़्यादा, अडल्ट से ज़्यादा। दूसरी चीज़ प्रेगनेंसी में भी सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि सिक्रीट करता है प्लासेंटा भी। अभी मैंने आपको बताया था कुछ ऑर्गन्स जिसमें बनता है ALP, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने आपको ऑर्गन्स के नाम बताए थे। तो बोन्स थे, इंटेस्टाइन था, लिवर था, किडनी था और प्लासेंटा। तो इतने ऑर्गन बना रहे हैं, तो अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तब भी ये बढ़ेगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक उसके लिए है, लिवर के लिए, और उसी की डिजीज़ बताएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सीरम वाई ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज या ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज इसको बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GTT को ट्रांसपेप्टाइडेज भी बोलते हैं और ट्रांसफेरेज भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो नॉर्मली जो इस एंजाइम का हाई लेवल है वो लिवर में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज में, किडनी में और प्रोस्टेट में। ये भी ALP की तरह है, सिर्फ एक तक सीमित नहीं है। उसके अलावा ये बोन में तो खैर नहीं है, बट प्रोस्टेट, किडनी, पेनक्रियाज और लिवर, इसको इस रेंज को ये कवर करता है। तो इन लिवर डिजीज़ में ये इंक्रीज़ होगा एंड इन अदर ऑर्गन्स पे भी ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो कब ये चीज़ इंक्रीज़ होगी? पहली तो है अल्कोहलिज्म। इंक्रीज़ एंजाइम एक्टिविटी अल्कोहलिज्म में प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसका अमाउंट लिवर के थ्रू बढ़ा दिया जाता है अल्कोहलिज्म में। तो अगर किसी को अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है तो ये अमाउंट बढ़ा हुआ दिख सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट के फॉलोअप में भी हमको देखने में हेल्प करेगा। यानी अगर कोई पहले से अल्कोहलिज्म का पेशेंट है, उसकी इलाज चल रही है, तो जब भी वो फॉलोअप चेकअप के लिए आएगा तो हम उसको करके देखेंगे टेस्ट कि पिछली बार से इसका अमाउंट कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अगला है कोलेस्टेसिस में भी GTT का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन हो गई। रिकवरी, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस किसी को हुई हो और उसकी रिकवरी हो रही हो, तब भी GTT का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्योंकि इंजरी के बाद सारे जो ऑर्गन्स, सारे जो एंजाइम्स हैं वो अपने अपने नॉर्मल कंडीशन में आएंगे ठीक होने के बाद। तो जो GTT है वो सबसे लेट में अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है, इसलिए इंजरी के बाद भी ये बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। तो हेपेटिक डैमेज के लिए GTT बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ठीक है। और मोस्ट हेपेटोसेलुलर और कोलेस्टेटिस डिजीज़ेज़ में क्या होता है कि ये अमाउंट इसका बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा 5-NT, एक एंजाइम है 5-NT, ठीक है, 5 न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये क्या होता है, ये भी लिवर में प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ ये अदर टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ लिवर में सीमित नहीं है। जैसे कि ALP और GTT में था, वैसे ही सेम ये भी है। तो ये क्या है कि लिवर की भी डिजीज़ेस को बताएगा और अदर ऑर्गन्स की भी डिजीज़ेस को साथ ही साथ बताएगा। जैसे कि बोन की डिजीज़ेस को बताएगा, लिवर की डिजीज़ेस को बताएगा, और ग्रोइंग चिल्ड्रंस में ये भी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये एंजाइम्स भी ग्रोइंग चिल्ड्रन में भी इंक्रीज अमाउंट में दिखेगा।
अब अगला देखिए, मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे कि कुछ लीवर के हम लोग सिंथेटिक फंक्शन देखते हैं, सिंथेसिस किसकी किसकी करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था कुछ इंजरी के बारे में, लीवर इंजरी का कैसे पता करेंगे, तो वो कुछ मैंने आपको एंजाइम्स बताए थे जिनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी डिजीज़ेज़, ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जो कि जिनकी हेल्प से लीवर जो है क्लियरेंस का काम करता है। ठीक है, यानी लीवर के क्लियरेंस फंक्शन को एक्सेस करना। इन सारे टेस्ट को जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उससे लीवर के क्लियरेंस एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुछ सिंथेटिक डाइज होती हैं जिनको हम बॉडी में डालेंगे और उसके बाद में ब्लड से लीवर उसको तुरंत क्लियर कर देगा, क्योंकि लीवर का काम ही होता है क्लियरेंस। ठीक है, क्लियर कर देगा। तो बाद में हम उसका अमाउंट देखेंगे कि क्या लीवर इसको कितनी देर में क्लियर कर पा रहा है और क्लियर कर पा रहा है या नहीं। क्या इसको लीवर क्लियर नहीं कर पा रहा है, अगर नहीं क्लियर कर पा रहा है मीन्स कि इसमें कोई ना कोई डैमेज है। तो उसकी डीअपीयरेंस कितनी देर में हो रही है उस डाई की जो हमने डाला है, इसके बिहाफ पर हम देखेंगे कि लीवर कितना ज़्यादा एफिशिएंसी से अपने वर्क कर रहा है। ठीक है, तो डाई का एक्सक्रीशन टेस्ट हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं डाई एक्सक्रीशन टेस्ट। ठीक है, तो ये है लीवर के क्लियरेंस टेस्ट की जानकारी। तो नॉर्मली देखो कब नहीं क्लियर कर पाएगा लीवर अगर डैमेज है, हेपेटाइटिस है या जॉइंटिस की कंडीशन में है, ठीक है, तो नहीं होगा, तो नहीं क्लियर कर पाएगा, या पहले से ही उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी लीवर उसको क्लियर डाई को जल्दी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेनली 3 सिंथेटिक डाइज हैं जो कि कॉमनली एम्प्लॉयड होती है लीवर फंक्शन टेस्ट पे, जिसमें पहला है आपका ब्रोमोसल्फेथिलीन BSP। ठीक है, एंडोसाइनिन ग्रीन एक ये होती है, ठीक है, जो कि हेपेटोसेलुलर कैंसर को भी बताएगी, और एक है रोज़ बेंगॉल। ये 3 डाई होती हैं। ठीक है, ब्रोमोसल्फेथिलीन BSP, एंडोसाइनिन ग्रीन एंड रोज़ बेंगॉल। तो ये क्या करेंगे कि इनको हम ब्लड में डालेंगे, फिर इसके क्लियरेंस को देखेंगे और जिससे पता चलेगा कि लीवर प्रॉपरली काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले ब्रोमोसल्फेथिलीन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रोमोसल्फेथिलीन एक्सक्रीशन टेस्ट, तो एडमिनिस्टर करेंगे इसको, उसके बाद हेपेटोसाइट इसको ले लेंगी, इससे बाइंड करेंगी, और एक होती है लिगैंडिन एंड जी प्रोटीन, ये क्या करेंगी, कॉन्जुगेट करेंगी ग्लूटाथियोन एंड उसके बाद में कॉन्जुगेट करके इस सब चीज़ों को बाइल के साथ एक्सक्रीट कर देगी। तो इंजेक्ट करेंगे इंट्रावेनस के थ्रू, उसके बाद में ब्लड के स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे काफ़ी थोड़े टाइम के बाद, तुरंत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में करेंगे, कि कितना हमने डाला है उसकी बॉडी में। कम डाला है तो जल्दी हो जाएगा, और ज़्यादा डाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो नॉर्मली जो 50% अमाउंट होगा वो 45 मिनट में लीवर क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, बाहर कर देगा। तो अगर ये इससे ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मान लो आपने 45 मिनट के बाद किया और इसने 50% नहीं एक्सक्रीट कर पाया, तो ये मीन्स कि लीवर प्रॉपर काम क्लियरेंस का कर नहीं पा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें है। ठीक है, BSP एक्सक्रीशन टेस्ट क्या होता है, वो फॉल्सली एबनॉर्मल हो सकता है जब भी हिपैटिक सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि लीवर क्लियर कर पा रहा है या नहीं वो बात की बात है। अगर लीवर में प्रॉपर सर्कुलेशन ही ना हो पाए
तब तो लीवर के पास पूरा ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, तो कैसे क्लियर करेगा। इसलिए लिवर काम कर रहा है या नहीं ये ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर लिवर के पास में जो है वो सर्कुलेशन होना चाहिए, पोर्टल सर्कुलेशन या फिर जो हेपेटिक सर्कुलेशन है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो बीएसपी है, ठीक है, वो और किस में जो है देखा जाता है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एक होता है, ठीक है, रॉटर सिंड्रोम एंड ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन को देखने के लिए भी बीएसपी का यूज़ होता है। तो अगर बीएसपी का लेवल ब्लड में 2 घंटे बाद भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 45 मिनट में नॉर्मल वैल्यू आपको मैंने बताया है कि कम हो जाता है, हाफ़ हो जाता है, 50%, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में देखा जाता है, ठीक है। तो और रोटर सिंड्रोम में भी ज़्यादा देखा जाता है, बट वो जो है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम से थोड़ा कम टाइम में क्लियर कर देता है। तो ये दोनों ऐसे सिंड्रोम हैं कि जब लिवर क्लियर ही ना कर पाए प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर क्लियरेंस ना कर पाए, उन दोनों सिंड्रोम्स का नाम है। तो दोनों अलग अलग टाइम पे क्लियरेंस दिखाएंगे। अगला है एलएफटी का कुछ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कुछ लिवर एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, एंजाइम्स के बाद कुछ ऐसी डाइज़ के बारे में पढ़ी जिससे क्लियरेंस लिवर का क्लियर हो सके, हमें पता चल सके कि लिवर क्लियर कर पा रहा कि नहीं। उसके बाद कुछ हमें लिवर फंक्शन टेस्ट के इंटरप्रिटेशन भी देखने हैं, जिनको हम लोग देखेंगे अपने अगली क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।